अध्यक्ष जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं भाई? मैं एकदम अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जी अध्यक्ष जी, ग्रामीण भारत संवाद में आपका स्वागत है। और ये इस बहुत बहुत लॉकडाउन में धन्यवाद। हमने एक जी, इस लॉकडाउन में हमने एक मुहिम चलाई है ये, जिसके अंतर्गत कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, जो हमारे जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं प्रदेश स्तर पे और राज्य स्तर पे, जो हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं उनको हम एक मंच दे रहे हैं, ताकि वो, चाहे वो ग्राम से जुड़ा कोई मुद्दा हो, चाहे वो छात्रों से जुड़ा मुद्दा हो, वो कहीं ना कहीं इस मंच के माध्यम से रख सके। तो ये एक मुहिम हमने चलाई है, ग्रामीण भारत संवाद में आपका स्वागत है पुनः। और मैं शुरुआत करता हूं परिचय से। तो मैं हूं नेपाल सिंह राणा, गांव मनट, जनपद शामली में पड़ता है। और आप हैं शक्ति सिंह, अध्यक्ष रह चुके हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के 2018-19 में। तो आपका एक बार फिर स्वागत है आदरणीय अध्यक्ष जी। ठीक, धन्यवाद। जी, तो बात करते हैं शक्ति सिंह जी आपकी। तो आपका मैं एक प्रोफाइल पढ़ रहा था इंस्टाग्राम पे। तो आप नेशनल बॉक्सर भी हैं और नेशनल शूटर भी हैं। और कहीं ना कहीं जिस जनपद से आप आते हैं, बलिया से, वहां के जो 9वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, वो भी बलिया से ही थे। और कहीं ना कहीं पूर्वांचल का नाम आप जिस तरीके से रख रहे हैं दिल्ली प्रदेश में, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और आपका जो कार्य है वो सराहनीय है। तो सबसे पहले मैं बात करूं आपकी, तो मेरा पहला सवाल आपसे है कि आपका अभी तक का सफर कैसा रहा? जी अध्यक्ष जी, बलिया से दिल्ली विश्वविद्यालय और एबीवीपी के बैनर तले आपने चुनाव लड़ा, उसके बाद फिर आपने बीजेपी ज्वाइन की। जी आप बताइए। बहुत रोमांचक रहा, क्योंकि मैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी के गांव से ही हूँ। मैं आपसे ये साझा करना चाह रहा था। जी, और शुरू से ही जो शिक्षा मेरी हुई वो कुछ दिनों तक यहाँ गृह जनपद में हुई, फिर उसके बाद बोर्डिंग जाना हुआ। जी, तो बचपन से ही थोड़ा सा सामाजिक ज्ञान हो गया, क्योंकि जी, हॉस्टल में भाई बंधुओं के संग रहना हुआ। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन पुणे से हुई, और पुणे के बाद फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला हुआ लॉ फैकल्टी में, लॉ के लिए। और तभी से विद्यार्थी परिषद से जुड़ना हुआ। और जी, विद्यार्थी परिषद से जुड़ने के बाद ये महसूस हुआ कि नहीं, अपने जीवन को एक दिशा देने का समय आ गया है। और लगातार हम लोग स्टूडेंट एक्टिविज्म से जुड़े रहे, और बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने का भी मौका मिला। और जी, काफी रोमांचक रहा पूरा समय। जी, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं अध्यक्ष जी। आपके 2018-19 में जब आपने चुनाव लड़ा, तो आपने वाइस प्रेसिडेंट पद पे चुनाव लड़ा। तो आप, ये जो आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं आपकी लोकप्रियता बताती है कि जो यूथ में आपकी जो लोकप्रियता है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा है। और जैसे मैं बात करूं, प्रेसिडेंट पद पे 2018-19 में अंकित बेसोया जी ने चुनाव लड़ा था, जिनको 20,457 मत मिले थे। और आपने वाइस प्रेसिडेंट पद पे लड़ा, और आपको सर्वाधिक 23,046 मत मिले, और आपने 7,636 मतों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। और आपको मैं बता दूं, और जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं और आगे भी ग्रामीण भारत संवाद के माध्यम से इस वीडियो को देखेंगे, वित्त मंत्री अरुण जेटली जी के बाद ये भाई शक्ति सिंह ने जो रिकॉर्ड तोड़ा था, उसके बाद कहीं ना कहीं दिल्ली विश्वविद्यालय के जो प्रेसिडेंट थे अंकित बेसोया जी, उन पर फर्जी डिग्री के कहीं ना कहीं आरोप लगते हैं। फिर वो इस्तीफा देते हैं, फिर आप प्रेसिडेंट बन जाते हैं 2018-19 में ही। तो अच्छा, शक्ति जी, मेरा अगला सवाल आपसे है, जो कोविड-19 जो महामारी चल रही है, तो उसके चलते केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो उठाए गए कदम हैं, उस पर आपका क्या कहना है?
इतनी मजबूत सरकार हमें मिल पाई है और बहुत सराहनीय कार्य कर रही है। मैं मानता हूं कि केंद्र सरकार और जो केंद्र की लीडरशिप है उसकी आज देन है कि हम आज अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पा रहे हैं और पूरा राष्ट्र आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की चर्चा कर रहा है। पूरा विश्व में चर्चा है कि किस प्रकार से लोग पहले के जो सर्वे आए थे, जो अनुमान लगाए जा रहे थे, उसमें ये कहा जा रहा था कि भारत में ये महामारी बहुत बड़ा रूप लेगी। लेकिन आज के जो आंकड़े हैं, आज सिंगापुर के जो आंकड़े हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि लगभग आने वाले 25 से 30 दिनों में भारत से ये महामारी लगभग 95 से 96% तक खत्म हो जाएगी। तो पूरा विश्व इसको देख रहा है और किस प्रकार से सिर्फ नेतृत्व ही नहीं, उनकी आह्वान पे पूरी देश की जनता और पूरे 125 करोड़ लोग एक साथ खड़े हैं और लगातार इस लड़ाई में अपने शीर्ष नेतृत्व का साथ दे रहे हैं। तो केंद्र सरकार और साथ में मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और तमाम पहली बार ऐसा मुझे आदमी राजनीति से ऊपर उठकर हर प्रदेश की सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है और एकदम करना भी चाहिए ताकि हम इन सभी समस्याओं से ऊपर उठ सके और बाहर आ सके। तो बहुत सराहनीय कार्य कर रही है हमारी सरकारें। जी अच्छा शक्ति जी, अगर मैं शायद गलत ना हूं, आप मुझे सही कर सकते हैं। 12 जनवरी 2020 को आपने बीजेपी का दामन थामा था। हालांकि ये कहीं ना कहीं औपचारिकता ही थी, क्योंकि आप पहले एबीवीपी में थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में, और 12 जनवरी जो कि दिल्ली प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव थे, और उससे जस्ट पहले आपने 12 जनवरी को आपने बीजेपी का दामन थामा। तो कहीं ना कहीं मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देख रहा था, एक ये सुगबुगाहट देखी जा रही थी कि कहीं ना कहीं आप विधानसभा का चुनाव अलका लांबा जी के खिलाफ लड़ने की एक जो जानकारी आ रही थी सूत्रों से, तो इसमें कितनी सच्चाई है? फिर ऐसा क्या हुआ? कहीं ना कहीं जैसे हमारे भी कुछ मित्र हैं जो आपसे जुड़े हैं, उन्होंने भी ये बताया था कि उनको टिकट होने जा रहा है, लेकिन एंड टाइम पे आपको टिकट नहीं हुआ चांदनी चौक विधानसभा से, या कोई और विधानसभा आपको दी जा सकती थी। तो इस पर आपका क्या कहना? हम लोग संगठन के व्यक्ति हैं और सदैव से, जब से संगठन से जुड़ना हुआ है, लगातार संगठन के लिए कार्य कर रहे हैं जी। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने से मेरी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि अब स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर मेन बॉडी में आने की आवश्यकता है। तो उनके निर्देश अनुसार हमने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए, सम्मिलित हुए। और चुनाव लड़ना न लड़ना अलग विषय था। कभी ये नहीं निर्धारित हुआ था कि मुझको चुनाव ही लड़ना है, लेकिन मुझको काफी जगह से, 2-3 जगह से कहा गया था तैयारी करने के लिए, और हम लगातार हम लोग पूरी सक्रियता से तैयारी कर रहे हैं। बाकी सब पार्टी का डिसीजन, और जो भी डिसीजन हुआ उसको हम स्वीकार किए जी। अच्छा शक्ति जी, मेरे साथ कल समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष थे दिग्विजय सिंह देव जी, जो समाजवादी पार्टी का नेतृत्व करते हैं उत्तर प्रदेश में। तो यही सवाल मेरा उनसे भी था और मैं यही सवाल आपसे भी कर रहा हूँ। कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर संक्रमण रोकने व सुचारू रूप से क्लासेस चलाए जाने पर आपके क्या सुझाव? जैसा कि आप दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं, उसके नाते मुझे ऐसा लगता है कि अगर सबसे अंतिम में जी, अगर किसी चीज को, अगर किसी संस्था को, किसी इंस्टीट्यूशन को खोलने की अगर बात कही जाए, तो मैं सबसे अंतिम में विश्वविद्यालयों को रखूंगा जी। क्योंकि अभी तक की जो विश्वविद्यालयों की संरचना बनी हुई है, उसमें आप चाहे आप स्पोर्ट्स में आए या आप एकेडमिक्स में आए या किसी भी क्षेत्र में आए, आपको एक दूसरे से बहुत ज्यादा नजदीक रहना पड़ेगा। या तो विश्वविद्यालय उस हिसाब से व्यवस्था करे, लिमिटेड क्लासरूम्स है कि हम उतना डिस्टेंस मेंटेन कर सकें और
तमाम चीजें, तो मुझको नहीं लगता है कि ऐसा मुनासिब है। तो मैं मानता हूं कि अगर सबसे अंत में कोई चीज खुलनी चाहिए तो वो यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशंस होनी चाहिए। जी। अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस को और लेकर के आपका क्या कहना है? जी। नहीं, अब विश्व में तमाम ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस पहले से चली आ रही हैं, और हमारे देश में भी ऐसे कई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जिसमें ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं। हमारी भी कई क्लासेस ऑनलाइन होती हैं। तो मैं इसके पूरा पक्ष में हूँ कि हम आज के समय में एक बैग की इस स्थिति में आए हैं, तो ताकि हमारा मानसिक संतुलन बना रहे, हमको कुछ ना कुछ रोज पढ़ना चाहिए। और अगर हमें ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी तो ये मुझे लगता है ये ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं इसके पूरा पक्ष में हूँ कि ऑनलाइन कोर्सेज जल्द से जल्द, लगभग सभी इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, जो नहीं भी चला रहे हैं उसको तुरंत शुरू करें। जी। अच्छा, कहीं ना कहीं अध्यक्ष जी, आप जो है पूर्वांचल के छात्रों का कहीं ना कहीं पक्ष रखते हुए नजर आते हैं, हमेशा से मैंने देखा है। और दिल्ली विधानसभा चुनाव जो हुए उसमें भी मैंने देखा, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, और भी अदर्स जो प्लेटफॉर्म है, आपने एक वॉर चलाया था, वीडियो जारी कर करके आपने एक वॉर चलाया था। लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं आपको उस तरीके से सफलता नहीं मिली दिल्ली विधानसभा चुनाव। जी, तो इस पर आपका क्या कहना है? दिल्ली प्रदेश का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था, और जी। आने वाले समय में दिल्ली की दिशा निर्देश तय होना था। जी। और हम लोग ने लगातार हकीकत से लोगों को वाकिफ कराया, लेकिन जिस प्रकार से दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को वोट किया, मैं मानता हूं कि जनता का जो भी निर्णय रहेगा उसको हम लोग उसका स्वागत करते हैं, और उसका स्वीकार भी हमने किया है। और मैं मानता हूं कि जनता ने जो भी निर्णय किया वो स्वागत करने लायक था, और उसका स्वागत करते हैं। हमारा प्रयास था कि हमने लोगों को लगातार सत्य से वाकिफ कराने का काम किया, सत्य से वाकिफ कराने का काम किया, और लोगों को बताया जो सरकार की जो कमियां थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत अच्छे वोट मिले, और हमारी सीटें पहले से बढ़ी। इसके लिए मैं दिल्ली की जनता को धन्यवाद भी करना चाहूंगा। अच्छा शक्ति जी, मेरा अगला जो सवाल है वो ये है कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष रहते हुए आपके द्वारा क्या क्या काम कराए गए अपने स्तर पर? जैसे एक मैं देख रहा था कि आप योगी आदित्यनाथ जी से भी मिले थे, हॉस्टल की कुछ मांग थी पूर्वांचल के छात्रों के लिए, कहीं ना कहीं आपने संघर्ष किया। जी। हमारा प्रमुख एजेंडा था, जब मैं छात्र संघ के चुनाव लड़ रहा था जी, तो हमारी बहुत बड़ी समस्या थी कि दिल्ली विश्वविद्यालय में मात्र 1% से भी कम लोगों के लिए हॉस्टल की सुविधा है, हॉस्टल की छात्रावास की सुविधा थी। जी। तो हमारा एजेंडा था कि हम हॉस्टल की सुविधा लगभग जितना ज्यादा से ज्यादा इसका इंक्रीमेंट करा सकेंगे उसके लिए कार्य करेंगे। और दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने लगातार प्रयास किया गया ताकि दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन इस कड़ी में कुछ आगे बढ़े और नए हॉस्टलों का निर्माण या कुछ भी छात्रों के रहने सहने की व्यवस्था कराई जाए। लेकिन लंबे समय के बाद, लंबे संघर्ष के बाद, प्रोटेस्ट के बाद जब हम लोग असफल हुए तो हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से संपर्क किया और उन्होंने बिना कुछ सोचे उन्होंने तुरंत 49 करोड़ का हम एस्टिमेट बना के ले गए थे 1000 छात्रों के लिए छात्रावास का। उसमें तुरंत उन्होंने मंजूरी दी और आगे का प्रोसेस अभी चल रहा है विश्वविद्यालय और यूपी गवर्नमेंट में। मुझको पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द एक नया भव्य हॉस्टल का निर्माण होगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। जी। अच्छा, मेरा एक अगला सवाल जो हमने आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए पहली बार दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ ने स्कॉलरशिप दी
तमाम ऐसे छात्र थे जो जो आर्थिक रूप से कमजोर थे, लेकिन उनके अंदर बहुत क्षमता थी अपने भविष्य को कुछ करने के लिए। तो इस बार छात्र संघ ने उनको स्कॉलरशिप हम अपने फंड से उनको स्कॉलरशिप देने का काम किए। करीबन 50 छात्रों को हमने स्कॉलरशिप दिया, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं इस देश का नेतृत्व जरूर करेंगे। करीबन 3000 लोगों का आवेदन आया, उसमें से हमने 50 लोग को चिन्हित कर जिनको सही मायने में आवश्यकता थी और जो सही में किसी दिशा में राष्ट्र के काम आ सकते हैं, उनको उनका चयन करके हमने स्कॉलरशिप दिया। दिव्यांग छात्रों के लिए कभी काम नहीं हुआ, तो उनको बस दिलाने का काम हमने एमपी लेट फंड से बस भी दिलाने का काम किया। तो तमाम प्रयास किए और भी तमाम काम हुए। जो मुझे कुछ प्रमुख काम थे वो मैंने बता दिए, बाकी तमाम काम हुए हैं जो आपको मेरे प्रोफाइल पे देखने को मिल जाएगा। जी अच्छा अध्यक्ष जी, मेरा एक सवाल है। एक मुद्दा अभी भी बहुत गरमाया हुआ है, तबलीगी जमात। तो एक तरफ तबलीगी जमात का तमाशा है और दूसरी ओर संतों की हत्या हो रही है देश में। तो इस पर आपका क्या कहना और आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जी पहली चीज को, तबलीगी जमात को और संतों की हत्या को, मैं नहीं मानता हूं कि इन दोनों चीज को एक परिप्रेक्ष्य में एक साथ जोड़कर देखना चाहिए, वो भी इस समय में, इस मुसीबत की घड़ी में। आज मैं एक चीज मानता हूं कि अगर तबलीगी जमात के भी लोग हैं, मैं उनको भी यही कहना चाहूंगा कि ये राष्ट्र हमारा है और हमको अपनत्व का भाव अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। चाहे जो संतों की घटना हुई वहां पर भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। संत एक ऐसी जाति है जो अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर, शुरू से हम लोग, हमारी संस्कृति सभ्यता जो रही है उसमें हमने हमेशा आदर सम्मान दिया है संतों को, महापुरुषों को, और ऋषि मुनियों का ये देश रहा है। तो ये जो भी हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। और जमातियों को मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ ये समय हेटर्ड फैलाने का नहीं है, ये समय एक साथ एक मंच पर आके राष्ट्रहित के लिए कार्य करने की आवश्यकता है। क्योंकि इसके बाद जो बेरोजगारी आएगी उससे सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिंदू परेशान होंगे या सिर्फ मुसलमान परेशान होंगे। हर जाति के, हर धर्म के सभी लोगों को एक बराबर नुकसान उठाना पड़ेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको अपील भी करना चाहूंगा कि कृपया करके आप लोग शांति और संयम बनाएं और इस मुसीबत की घड़ी में राष्ट्र के साथ खड़े हों। और अगर ये सोची समझी प्लॉटेड चीजें हैं तो इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए और इसकी सजाएं, जो भी इसके दोषी हैं, जो भी इसके पीछे जो प्लॉटिंग कर रहे हैं, इसके जो षड्यंत्र बना रहे हैं, जो षड्यंत्रकारी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा भारत सरकार को देनी चाहिए। जी अच्छा, फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से मुझे कुछ सवाल प्राप्त हुए थे और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी मुझे कुछ सवाल प्राप्त हुए थे कि जैसे मेरी बात आज आपसे होनी थी, तो जैसे आपने, कुछ लोग ये जानना चाहते हैं और कलेक्टिव सवाल है ये लोगों के, कि जैसे आपने एबीवीपी से बीजेपी ज्वाइन की 12 जनवरी को, उसके बाद कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, तो भविष्य की राजनीति के बारे में आप चुनाव लड़ने का सोच रहे हैं, या मतलब उत्तर प्रदेश से या दिल्ली प्रदेश से? जी, और कहीं ना कहीं आपको दिल्ली प्रदेश के जो, जी, कहीं ना कहीं आपको दिल्ली प्रदेश के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं मनोज तिवारी जी, उनके काफी नजदीकियां देखी गई हैं, और राजनाथ सिंह जी जो गृह मंत्री हैं हमारे देश के, उनसे भी आपकी काफी नजदीकियां हैं। तो आप उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना चाहेंगे भविष्य में, या दिल्ली प्रदेश से, या कहीं और से? ये स्थिति आप अपनी स्पष्ट करें। नहीं मानता हूं कि सिर्फ आपको सक्रिय रहने के लिए चुनाव लड़ना ही बहुत आवश्यक है। जो काम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने से पहले हम कर रहे थे, वही काम बीजेपी ज्वाइन करने के बाद भी कर रहे हैं। जहां पे किसी गरीब की, दुखिया की आवाज जहां पे दबाई जाएगी, वहां पे हम
पुरजोर तरीके से उठाने का काम अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करते आएंगे। और समाज के लिए सदैव खड़े हैं, सदैव सामाजिक कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में संगठन जो निर्देश देगा, जहां से निर्देश देगा वहां से पूरी मजबूती से नहीं संगठन कहां से आपको आदेश देता है, लेकिन अगर आपकी इच्छा की बात की जाए तो आप दिल्ली से चुनाव लड़ना चाहेंगे या उत्तर प्रदेश से, आपके अपने गृह जनपद से या दिल्ली से? जी नहीं, दिल्ली भी देश की राजधानी है कहीं ना कहीं, और खैर गृह जनपद से मुझे नहीं लगता कि जब आप किसी पार्टी संगठन से जुड़े हुए और किसी पार्टी संगठन के लिए काम कर रहे हैं वहां पे आपका निर्णय कहीं कोई मायने रखता है। हाँ जरूर, हमको जहां से भी मौका मिलेगा, और मुझको नहीं लगता है कोई एक क्षेत्र कोई एक क्षेत्र हमें बांध सकता है। हमको जहां से भी मौका अगर देती है पार्टी तो पुरजोर तरीके से हम लोग नेतृत्व करने का काम करेंगे और लगातार समाज के लिए काम करते रहें और आगे भी काम करते रहेंगे। वो दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश हो, कहीं से भी पूरा प्रयास रहेगा कि सदैव अपना 100% दे। जी, आशा करते हैं कि आप उत्तर प्रदेश से ही चुनाव लड़े। आप जैसे युवा नौजवान की उत्तर प्रदेश को जरूरत है। और मेरा अगला सवाल है, जैसे कि आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज तिवारी जी, तो आप उनको किस रूप में देखते हैं? वो किस तरह के कार्य कर रहे हैं दिल्ली में, मतलब अच्छे कर रहे हैं? आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी को लेकर के? जी, मैं मानता हूँ दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, मैंने जितना नजदीक से देखा है जी, उनको दिन रात समाज की जनता की चिंता रही है और लगातार उन्होंने कार्य किया है और हमेशा से कार्य करने का प्रयास किया है। अभी लॉकडाउन की स्थिति में हम लगातार देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से वो राहत सामग्री लोगों तक पहुंचा रहे हैं और इसी प्रकार से उन्होंने दिल्ली में एक बहुत बड़ा समाज उन्होंने पूर्वांचली समाज को इकट्ठा करके एक साथ जोड़कर और पूर्वांचल के साथ साथ पूरी दिल्ली के लिए वो मैंने उन लगातार कार्य करने का काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में पार्टी जरूर इसका निर्णय करेगी कि उनको क्या कार्यभार देना चाहिए और जरूर करेगी। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, और मैं आपसे सीधा सटीक आपसे जवाब चाहूंगा कि आपकी ही दिल्ली प्रदेश के आपकी ही पार्टी के नेता हैं कपिल मिश्रा जी, वो कहीं ना कहीं विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, तो उन पर आपका क्या कहना है? जी, मैं मानता हूं कि कपिल मिश्रा जी से मेरा व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे संबंध है और कपिल मिश्रा जी हमेशा सत्य के साथ खड़े रहे और जो भी बात कहे उसकी उन्होंने पुष्टि भी की है, निराधार बात कहीं नहीं कहे हैं। कई बार समय ऐसा आता है लोगों के समय में जब आपको बोल्ड डिसीजन लेना पड़ता है और उनका आप जिस बयान की आप चर्चा कर रहे हैं शाहीन बाग में जो उस समय में दिल्ली में था और शाहीन बाग में जो घटनाएं हो रही थी उस पे कपिल मिश्रा जी ने जो कहा जो बोला उसके हम समर्थन में पूरा, और इस तरीके से एकदम निर्णय सरकार को लेना चाहिए। अगर आपकी आजादी किसी के लिए पाबंदी नहीं बन सकती है। वहां पे जिस प्रकार से वहां पे जो कुकृत्य चल रहा था उससे तमाम लोगों को परेशानियां उठानी पड़ रही थी और लंबे समय तक उठानी पड़ी है। तो लोकतांत्रिक देश है, आपको निर्णय और लेना पड़ेगा कि आप किस दिशा में और किस तरीके से आप काम कर रहे हैं। आपके प्रोटेस्ट करने का तरीका होना चाहिए, एक तरीका बनाया गया आंदोलन करने का, और उसमें मैं मानता हूं कि उस आंदोलन के उस तरीके के तहत ही आंदोलन होना चाहिए। जी, अच्छा, जैसे कपिल मिश्रा जी की बात चल रही थी, उन्होंने एक दिल्ली चुनाव में एक टिप्पणी की थी कि भारत और पाकिस्तान का चुनाव हो रहा है, तो ये तो भारत और पाकिस्तान का मैच चलेगा जब, तो इसको आप कहीं ना कहीं किस रूप में देखते हैं कि इससे कहीं ना कहीं
बीजेपी को हानि हुई है जो विधानसभा चुनाव थे दिल्ली प्रदेश में? ये हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते नहीं, अगर इस तरीके के कुछ बयान है तो वो नंदनीय है, लेकिन उनका जो परिप्रेक्ष्य था, उस परिप्रेक्ष्य में उस समय लगातार ये बयान आ रहे थे, पाकिस्तान से भी बयान आ रहे थे, और मैं चूंकि सक्रिय था पूरे दिल्ली विधानसभा के चुनाव में, लगातार पाकिस्तान से भी बयान आ रहे थे, और तमाम बयान दिल्ली से भी दिए जा रहे थे, चाहे वो किसी जाति धर्म विशेष से आ रहा हो। तो तमाम इस तरीके की बातें उठ रही थी, और उसको काउंटर करने के लिए कपिल मिश्रा जी ने ये कहा था, जरूर कहा था कि ये भारत पाकिस्तान का मैच होगा, जो दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने उनके जो कुछ विवादित ट्वीट मैंने देखे थे, और उस पर काफी विवाद हुआ, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसकी कहीं ना कहीं हानि पहुंची, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि आपका मत अलग हो सकते हैं, जैसे कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जी। कि कोई हानि पहुंचे, और हमेशा राजनीतिक हानि और लाभ को देखते हुए करनी भी नहीं चाहिए। कुछ जगह ऐसे होते जहाँ पे आपको कड़े शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, और उन्होंने किया। और जिस प्रकार से बॉर्डर के उस पार से बयान आ रहे थे, लगातार पाकिस्तान से बयान आ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी दिल्ली के खिलाफ, उसमें उन्होंने जो कहा, हम उसके पूरे समर्थन में हम सब लोग खड़े हैं। जी जी अध्यक्ष जी, आपने बहुत ही बेबाकी से मेरे सवालों के जवाब दिए, और चलते चलते ग्रामीण भारत संवाद में आप जो ग्रामीण भारत है हमारा, और देश है, और प्रदेश के जो प्रदेशवासी हैं, उनको आप कोविड-19 के चलते क्या अपील करना चाहेंगे जी? मैं मानता हूं कि अब हमारे जो देश की, हमेशा जो हमारा कृषि प्रधान देश रहा है, और आपके संवाद का नाम भारत कृषि प्रधान देश रहा है, और जब पीछे भी जब इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है, जब रिसेशन आया, तो हरित क्रांति ने जी। मुझे पूरा विश्वास कि इस मुसीबत की घड़ी से भी इस देश के किसान भाई जो अनाज का उत्पादन, उससे हमारी इकोनॉमी जरूर सुधार होगी, इकोनॉमी में जरूर सुधार आएगा। और मैं अंत में ये बोलना चाहूंगा कि जो भी हमारे केंद्र सरकार जो निर्देश दे रहा है, जो आपकी प्रदेश सरकार निर्देश दे रही है, उसका पालन करें। वो सब हमारे लिए करने का प्रयास कर रही है, और वो सारे प्रयास इसलिए हो रहे हैं ताकि हम सुरक्षित रह सकें, हमारा परिवार सुरक्षित रह सके। और आप सब लोग से मेरा निवेदन है कि आप लोग घर में रहें, जब तक बहुत आवश्यकता ना पड़े घर से बाहर ना निकलें, और किसी मजबूरीवश अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप गमछा का, मास्क का प्रयोग जरूर करें। आप हमेशा मुझको लगता है कि आप अभी के लिए नहीं, लॉकडाउन हमेशा के लिए, कल प्रधानमंत्री जी ने कहा, उनको अंदर एक आदत लानी पड़ेगी कि हम हमेशा और हमेशा अपने आप को सैनिटाइज करते रहे। तो इस अपनी जीवन में आप आने का प्रयास करें, और अभी से प्रैक्टिस करें ताकि आप जीवन में आ सके। और मनोबल नहीं तोड़ना है, मन नहीं हारना है, जहां भी रहे अपने मानसिक विकास के लिए, बौद्धिक विकास के लिए कार्य करते हो। जी अध्यक्ष जी, आपने बहुत बेबाकी से मेरे सवालों के जवाब दिए। आप ग्रामीण भारत संवाद से जुड़े, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और अब मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।